जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। देखिए, आज हम देखने वाले हैं 8 जून का द हिंदू एनालिसिस। तो देखिए, अगर एडिटोरियल सेक्शन देखें तो पहला आर्टिकल अभी बात कर रहा है जो राज्यसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है पर्शियन गल्फ रीजन में जितनी भी कंट्रीज़ हैं तो उनके बीच में अभी कैसे रिलेशन है और उसका इंडिया से क्या कंटेक्स्ट है। ठीक है, तो उसको देखेंगे कि पर्शियन गल्फ वाले रीजन के बारे में जानेंगे। और देखिए, ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर का रोल रहने वाला है। अभी कोविड-19 में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं तो इंफ्रा हमारे यहाँ उतना बेटर है नहीं, तो हमें प्राइवेट सेक्टर को भी लाना पड़ेगा इस फील्ड में काम करने के लिए, और ये भी उसी से रिलेटेड है, तो इन दोनों को देखेंगे। तो चलिए, अगर देखना शुरू करें तो पहला ये वाला खबर देखिए। देखिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट खबर है नहीं, ये बेसिकली बात कर रहा है पॉलिटिकल न्यूज़ है ये। तो अभी हम हमारे यहाँ पर राज्यसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं काफ़ी जगह पर। ठीक है, तो जैसा कम हाँ, इसमें बताया गया है बेसिकली कि किस तरीके से बीजेपी का लोकसभा में काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी है, लेकिन अभी राज्यसभा में उतनी मेजॉरिटी है नहीं। तो अभी बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेगी कि वहाँ पर वो मेजॉरिटी लेके आ सके, और उसको अगर कोई भी फिर बिल पास करना होगा तो बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से अभी उसने पास किए थे मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन द मैरिज बिल। ठीक है, उसकी इतनी मेजॉरिटी है नहीं, फिर भी वहाँ पर बाकी जो पार्टी थी वो एब्सेंट थी, इसलिए काफ़ी आसानी से मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल, जिसे ट्रिपल तलाक बिल भी कहा जाता था, वो सब पास करा लिए हैं। ठीक है, और जो बीएसपी है वो कन्वीनियंटली वेंट मिसिंग ड्यूरिंग दी वोट। ठीक है, तो ऐसी कुछ पार्टीज है जो मिस कर रही थी, इसलिए वहाँ पर इनको आसानी से पास करने मिल गया। और हमने देखा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है उसको भी आसानी से पास करने को मिल गया। फिर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो भी बना। तो ये सारी चीज़ें हुई, अगर उनकी और भी मेजोरिटी वहाँ पर निकल कर आती हैं तो उनकी गवर्नमेंट के लिए कोई भी एक नया लॉ बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सारी सरकार उनके हाथ में रहेगी। ठीक है, अब देखिए, ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है प्रॉफिट नॉट प्रॉफिटेरिंग। ठीक है, कि प्रॉफिटेरिंग का मतलब क्या है कि आप समझ लो बहुत ज़्यादा ही ग्रीडी हो गए हो, ग्रीडी तरीके से पैसा कमाने की फिराक में हो। और प्रॉफिट यानी थोड़ा बहुत अपना मार्जिन निकाल के थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट अर्निंग आपको करनी, वो तो आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए ही। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात की जा रही कि किस तरीके से इस कोविड-19 के दौरान जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर काफ़ी गलत प्रैक्टिसेस देखने को मिल रही है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं बहुत ही ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल कर आती है कि किस तरीके से वो चीज़ों को सॉल्व करती है और लोगों को आप कह सकते हो कि अफोर्डेबल तरीके से जो हेल्थ सर्विसेज है वो मिल सके। तो महाराष्ट्र ये एक पहला ऐसा स्टेट बन के आया जिसने काफ़ी कैप्स लगाए, टैरिफ्स लगाई, कि इतना कम से कम इतने में ही आपको इलाज करना है, ऐसे कुछ आप कह सकते हो रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। ठीक है, फिर गुजरात में भी लगाई, तमिलनाडु ने, क्योंकि यहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा निकल के आए थे इन स्टेट्स में। तो इन स्टेट्स ने काफ़ी आप कह सकते हो अच्छा स्टेप लिया और कैप्स लगाए हैं कि किस तरीके से आपको इलाज के कितने कॉस्ट लेने हैं। और यहाँ पर देखा जा रहा था कि जो क्वारंटाइन था 7 दिन का, 14 दिन का, उसमें 7-7 लाख रुपए लग जा रहे थे। ठीक है, यानी आप समझ सकते हो कि एक दिन का 50,000 रुपए, तो इतना ज़्यादा कॉस्टली बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि कैसे ही हेल्थ सर्विसेज अफोर्डेबल हो पाएंगी नॉर्मल पब्लिक के लिए। ठीक है, और देखिए आगे बताया जा रहा है कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था और जो हेल्थ आप कह सकते हैं कोविड के टेस्ट थे, ठीक है, उनको प्राइवेट लैब्स में उनकी कैपिंग कर दी थी कि 4,500 रुपये से ऊपर नहीं चार्ज किए जाएंगे। उस तरीके के स्टेप्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लिए जा सकते हैं और उनके ऊपर एक लाइन लगाई जा सकती है कि इसके ऊपर आप चार्ज नहीं करेंगे अगर आपके कोविड के यहाँ पेशेंट आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के स्टेप्स प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लिए जा सकते हैं। आगे भी बात की जा रही है कि तमिलनाडु नॉट हैज़ नॉट ऑल्सो फिक्स्ड अ सेपरेट टैरिफ फॉर बेनिफिशियरीज अंडर दी चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो उसने जो तमिलनाडु है उसने अभी इंश्योरेंस स्कीम भी लेके आई हो। ठीक है, तो वहाँ पर भी उसने बेनिफिट दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से जो पेशेंट्स हैं उनको वहाँ पर हेल्प मिल सके। ठीक है, कि हेल्थ उनको अच्छे से जो सर्विसेज हैं वो इजीली मिल जाएं। तो तमिलनाडु अच्छा स्टेप कर ले रहा है। और वहाँ पर जो 4,500 बाकी जगह किए गए हैं, तमिलनाडु में 3,000 में टेस्ट कराने की बात की गई है। तो इस तरीके से तमिलनाडु ने अच्छा स्टेप्स लिए, तो बाकी गवर्नमेंट को भी तमिलनाडु से सीख लेनी चाहिए और किस तरीके से जो हेल्थ सर्विसेज है वो अफोर्डेबल हो सके, नॉर्मल पब्लिक के बजट में आ सके, उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये वाला आर्टिकल भी अभी प्राइवेट जो सेक्टर है हॉस्पिटल हेल्थ में उसके ऊपर ही बात की जा रही है कि pegging the private sector in the COVID fight, the pandemic is a chance to bring in structural change in the health sector and regenerate private partnership। ठीक है, कि हम किस तरीके से प्राइवेट पार्टनरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंफ्रा इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं कि सिर्फ हम गवर्नमेंट के भरोसे बैठे रहें। ठीक है, तो पहले बताई जा रही है कि किस तरीके से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर आ जाती थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि
हमारे पास फैसिलिटीज़ कम है, इंफ्रा कम है, इसलिए हम डिपेंडेंट हो गए कि हमें प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो हमें उस तरीके से पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी इन्वॉल्व किया जाए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मिलकर इस तरीके से काम किया जाए, ठीक है। तो देखिए अब आगे बात बताई जा रही है कि किस तरीके से अभी जो बजट लॉन्च आप कह सकते हो, जो इकोनॉमिक पैकेज दिया गया था अभी 20 लाख करोड़ का, तो उसमें हेल्थ के लिए 2.1 लाख करोड़ दिया गया है, ठीक है। तो हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की ज़रूरत है हेल्थ सेक्टर में, ताकि हम रिजिनोवेट कर सकें पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब जो लेबोरेटरी सर्विसेज है उसकी बात की गई है कि किस तरीके से लेबोरेटरी सर्विस को भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड किया जाए ताकि लोगों को इसकी फैसिलिटीज़ मिल सके। तो कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि क्या कर सकते हो आप। तो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चला सकते हो, यानी कि जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें आप अलाउ कर सकते हो कि जो प्राइवेट क्लिनिक्स वाले वो आके अपनी लेबोरेटरी लगाएं और टेस्टिंग करें। सेकंड ऑप्शन ये बताया जा रहा है कि जो सस्पेक्ट केसेस हैं कैन बी इशूड वाउचर फॉर टेस्टिंग, ठीक है। जो गवर्नमेंट है उनको वाउचर दे सकती है कि वो वाउचर लेके जाएं और किसी भी एम्पैनल्ड प्राइवेट लेबोरेटरी में अपना टेस्ट कराएं, और जो पैसे हैं वो वाउचर से कटेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के हेल्प हेल्प कर सकती है जो गवर्नमेंट है। और तीसरी ऑप्शन दिया जा रहा है कि मोबाइल, यानी कि वो वैन आपने देखी होगी किस तरीके से वो एक वैन घूमती है, तो उसकी आप हेल्प ले सकते हो, उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फिर वो हेल्प जो वैन है वो जाके जो सैंपल है वो कलेक्ट करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से काम किया जा सकता है। अब हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द कोविड-19 है, ठीक है, तो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट कहाँ है, मेजर मेजर मेट्रो सिटीज़ में है। तो अभी बोला जा रहा है कि सिर्फ जो इंफ्रा है, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े शहरों में ही अच्छा होना चाहिए, जो टायर टू टायर सिटीज़ हैं वहाँ पर भी बढ़िया आप कह सकते हो इंफ्रा में सुधार होना चाहिए। तो उसके बारे में बात की गई। तो एक बात बताई जा रही है कि एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कुड बी हायर्ड टू रिफर्बिश एन एग्जिस्टिंग वार्ड इंटू अ पब्लिक हॉस्पिटल इंटू एन इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। जो नॉर्मल वार्ड है उसको आईसीयू में कन्वर्ट करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्टर्स हायर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आईसीयूज़ की काफ़ी कमी है, क्योंकि मेट्रो शहरों में ही इतने ज़्यादा आईसीयूज़ नहीं है, तो टायर टू टायर थ्री में तो बहुत ही कम होंगे। तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आईसीयू हायर कर सकते हो। और दूसरी बात ये बताई जा रही है कि अगर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर वार्ड नहीं है, वार्ड में जो आईसीयू वार्ड अगर बन जाते हैं तो स्टाफ्स नहीं है उसको, जो उसको आईसीयू को स्पेशल तरीके से हैंडल करना होता है उसको उस तरीके से हैंडल करें। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल से पार्टनरशिप करके वहाँ से स्टाफ मंगा सकते हो ताकि वो आईसीयू में काम कर सकें, ठीक है। अब तीसरी बात ये बताई जा रही है कि गवर्नमेंट कैन रिफर द पेशेंट टू द एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल एट अ फिक्स पैकेज रेट, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज सकती है और एक लाइन लगा सकती है, एक बैरियर लगा सकती है कि इसके ऊपर आपको चार्ज नहीं करना है। आगे बात बताई जा रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके तहत जो पेशेंट्स हैं उनको अच्छा खासा पैकेज इंश्योरेंस मिल जाता है। तो वैसी कुछ स्कीम्स लाके लोगों की हेल्प की जा सकती है। और सप्लाई चेन की बात की जा रही है कि सप्लाई चेन को भी यहाँ पर हेल्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बायोमेडिकल जितने भी इक्विपमेंट है वो उनकी ही मदद से आएंगे, तब जाके ही चीज़ों को आगे बढ़ावा मिलेगा। तो आपको इनको भी क्रेडिट देने में आसानी पहुँचानी चाहिए और इनके विकास के लिए भी काम करना चाहिए कि इस तरीके से इनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनका हो सके, कि ईजिली ये अपना जो काम है वो कर सकें, ठीक है। और देखिए सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम की बात की गई, किस तरीके से इंटेलिजेंस सिस्टम भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। जो टेली हेल्थ सर्विसेज है, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो ई वाउचर्स है उसको जनरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो टेस्टिंग है उसका भी इस्तेमाल उसको भी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और जो मैनेजिंग जो रेफरल्स है फॉर आइसोलेशन की, आप समझ रहे हो ना कि ई इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ज़रिए या फिर इंटरनेट के ज़रिए मैसेजेस भेजना या लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, उन सब चीज़ों को इसी से सेंट्रल सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम से ही हेल्प लेकर चीज़ों को किया जा सकता है, ठीक है। फिर हॉस्पिटलाइजेशन इन द प्राइवेट सेक्टर, पेमेंट, फॉलो अप, ये सारी चीज़ें अगर आप इंटरनेट के थ्रू करेंगे तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है कि आप सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम को भी अच्छे से यूज़ करें और सबको इंटीग्रेटेड लेकर चलें, और एक अच्छा आप कह सकते हो कि पब्लिक और प्राइवेट मिलकर एक अच्छा हेल्थ सिस्टम इंडिया में डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। अब देखिए ये वाला जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि जो पर्शियन गल्फ वाला एरिया है, तो वहाँ पर जो जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, पर्शियन गल्फ कहाँ है, तो अगर यहाँ हम देखें, देखिए ये सऊदी अरेबिया के यहाँ पर अगर जूम करें तो देखिए ये हो गया पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो ये पर्शियन गल्फ वाला रीजन है, तो इसके करीब ये जो सारे देश हैं ये क्या हैं, गल्फ कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, देखिए अगर मैं बात करूँ GCC की, ठीक है, यानी गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज़, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया है, फिर ये देखिए यहाँ पर आप अगर जूम करेंगे तो आपको और भी दिखेगा कि यहाँ पर कुवैत आ जाता है, ठीक है। ये बहरीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से है, ये कतर है, ठीक है, ये वाला जो निकला हुआ हिस्सा है। और ये यूएई वाला पोर्शन है, ये ओमान है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी कंट्रीज़ हैं। तो टोटल 6 कंट्रीज़ हैं जीसीसी में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
इस तरीके से आप जीसीसी की कंट्रीज भी याद रख सकते हो। तो अभी बताया जा रहा है कि इस तरीके से ये जो पर्शियन गल्फ वाला रीजन है, यहाँ पर मेन जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रख पाना कितना ज़रूरी है और क्या कंडीशन चल रही है। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल देखते हैं। तो देखिए यहाँ आर्टिकल में जिक्र किया गया है बहरीन है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है और यूएई है। ये कंट्रीज़ है जो वहाँ पर पर्शियन गल्फ के रीजन के आसपास हैं। ठीक है, इसमें कुछ जो जीसीसी है उससे भी एक आध एक्स्ट्रा कंट्री जैसे इराक वगैरह को ऐड किया गया है। ठीक है, अब देखिए बोला जा रहा है कि बढ़िया आपको फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है ताकि इस जो रीजन है वहाँ पर एक स्टेबिलिटी मेंटेन रह सके, क्योंकि अगर यहाँ पर शांति बरकरार रहेगी तभी भारत के लिए भी अच्छा है और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ही सबका तेल यहीं से लिया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ यहीं से तेल लेती हैं। भारत भी यहाँ से बहुत ज़्यादा तेल उठाता है, क्योंकि हम तो एक तेल के लिए काफ़ी डिपेंडेंट कंट्री हैं। हमें तेल बाहर से ही मंगवाना पड़ता है, भारत में तेल होता नहीं है इतना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अगर शांति रहेगी तो काफ़ी अच्छा है। और जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ है वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि वहाँ से दुनिया भर की जो जहाज़ें हैं वहाँ से जाती हैं। ठीक है, तो ट्रेड करने के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ का भी स्टेबल रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि एक बढ़िया आपको फ्रेमवर्क बना के रखने की काफ़ी ज़रूरत है ताकि यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत हो ना। ठीक है, और ये भी बात इसमें बताई गई है कि किस तरीके से पहले की बात यहाँ पर थोड़ी सी बताई जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो यूएस है वो पहले से ही अपना दबदबा बनाने की कोशिश रखता है और जो अमेरिकन हेजीमनी है कि अमेरिका ही सुपीरियर है उसके ऊपर फोकस करता है और उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इराक ईरान वॉर हुआ, मतलब ईरान और इराक के बीच में जब रिलेशन अच्छे नहीं थे, तब यूएस का इंटरेस्ट तो ज़्यादा ही बन गया कि वो इस एरिए में आए और डोमिनेट करने के जितने भी चांसेस मिल सकें उनको हासिल कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें पास्ट में चलती रही हैं और हमने देखा है अब आज की डेट में अगर हम बात करें तो यूएसए और ईरान के रिश्ते उतने अच्छे हैं नहीं। ठीक है, बहुत सारे सैंक्शंस यूएसए ने ईरान के ऊपर लगा रखे हैं और हमने देखा था अभी किस तरीके से जब यूएसए ने इराक में जो बगदाद की जगह है वहाँ पर अटैक करके जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, ठीक है, जनरल सुलेमानी, ठीक है, उनकी हत्या हो गई थी। तो रिलेशन और भी ज़्यादा अग्रीवेटेड हो गए थे और इसमें जो इराक है वो तो खामखा ही फंस गया, क्योंकि इराक एज सच वॉर में इन्वॉल्व था ही नहीं। वो तो वहाँ की इराक में जो ईरान के सुप्रीम कमांडर थे, लीडर थे, वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो वहाँ पर यूएसए ने अटैक कर दिया और इसमें इराक को बेवजह ही बीच में आ गया। ठीक है, तो अभी ईरान और यूएसए में रिलेशन काफ़ी गर्म चल रहे हैं और जब हमने देखा ये भी है कि ट्रम्प जो है वो न्यूक्लियर जो डील थी, ठीक है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उनसे भी निकल गए हैं। ठीक है, बाहर निकल गए, विड्रॉ कर लिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी फ्यूचर में यहाँ रह सकती है। और ये भी आगे यहाँ पर आगे बात की गई है कि किस तरीके से सभी जो कंट्रीज़ हैं उनको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए कि वो वहाँ पर अपना जो गैस का एक्सप्लोरेशन है वो कर सकें, जो भी मिनरल्स उनको अपने समुद्री जो उनके टेरिटरी में आते हैं उस इलाके से वो निकालना चाहें वो निकाल सकें। ठीक है, जितना भी हाइड्रोकार्बन का एक्सप्लॉइट करना है यानी निकालना है और बेचना है, जो भी उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सपोर्ट करके जो भी ट्रेडिंग करना है उनके लिए उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर ये सब करना है, ये सब अलाउ करना है, तो काफ़ी पीस मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है और लोगों को आपस में मिलकर इसके ऊपर एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पर चीज़ों को लेकर चलना है। अब देखिए जीसीसी और यूएस का लिंक बताया जा रहा है। तो जीसीसी और यूएस का बाकी कंट्रीज़ का तो यूएस के साथ ठीक ही रिलेशन है, कोई ज़्यादा इतना झगड़ा है नहीं। लेकिन ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान और यूएसए का रिलेशन अच्छा है नहीं, जैसा कि पहले ही आपको बताया। ठीक है, और ये भी देखने को मिल रहा है कि देखिए आगे बात की जा रही है कि किस तरीके से जो वहाँ पर और भी जो कंट्रीज़ हैं उनका बाकी कंट्रीज जो वेस्टर्न रीजन में कन्फ्लिक्ट हुआ रहता था। अगर हम बात करें आज की डेट में ईरान की बात कर लें और यमन की बात कर लें या सऊदी अरेबिया की बात कर लें, तो वहाँ पर कितनी कन्फ्लिक्ट है। हम देखते हैं कि जो यमन में कितना वॉर ट्रोन वाला रीजन है, वहाँ पर जो हाउदीज़ हैं वो किस तरीके से उन्होंने आतंक फैला के रखा है और अनस्टेबिलिटी छाई है। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी प्रॉक्सी वॉर्स भी वहाँ देखने को मिलती है, तो काफ़ी अनस्टेबिलिटी है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रह पाती हैं, जो कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट करके काम नहीं कर पाती हैं। इसकी वजह से जो ईरान और यूएसए हैं वहाँ भी दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, तो इतना क्योंकि पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा तो सारी चीज़ें ठीक से चल पाएंगी। तो वहाँ पर चीज़ें अच्छे से हो नहीं पा रही हैं और फिर ये डोनाल्ड ट्रंप भी आप जानते हैं कि कैसे डिसीजंस लेते हैं। अब आगे बताया जा रहा है एन इवॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कि किस तरीके से अभी चीज़ें को
चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं। तो अभी देखिए ओपेक वगैरह की भी इसमें बात की गई है कि जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, ओपेक कंट्रीज़ कौन सी हैं, देखिए पहले आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सारी ओपेक कंट्री है जहाँ यानी जहाँ पर ज़्यादा तेल होता है, ये सारे ही लोग और तेल के ऊपर डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं। और जीसीसी की बात करूँ तो देखिए ये होगी जीसीसी वाली कंट्रीज, जिसमें सऊदी अरेबिया आ गया है, एक कुवैत है, बहरीन है, कतर है, फिर ये यूएई वाला रीजन है, और फिर ओमान है। ये जीसीसी वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये भी देखने को मिला था किस तरीके से जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो काफ़ी अनस्टेबल हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था रशिया और सऊदी अरेबिया एनर्जी वॉर में लग गए थे और ज़्यादा से ज़्यादा तेल प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। तो ऑयल की कीमतें स्टेबल नहीं थी। और जो सऊदी अरेबिया इज़ फेडिंग पावर, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया की पावर कम हो रही है, और जो यूएई, कतर है, ईरान है, उनकी रीजनल पावर लीडर्स ज़्यादा डेवलप हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर काफ़ी आप कह सकते हो अनस्टेबिलिटी है, इतनी ज़्यादा कोऑपरेटिव फीलिंग्स है नहीं कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। तो एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, आप कह सकते हो वेस्ट वेस्ट एशिया वाले रीजन में, ठीक है। और देखिए इंडिया की टाइज की बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की टाइज कैसी हैं। तो भारत और वेस्ट एशिया की टाई काफ़ी अच्छे हैं। जो गवर्नमेंट है वहाँ की वो इंडिया फ्रेंडली है और इंडियंस फ्रेंडली है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ के वर्कर जाके वहाँ काम करते हैं और बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजते हैं। रेमिटेंसेस मतलब कि वहाँ के जो लोग काम करते हैं वो अपने फैमिलीज़ को यहाँ पैसे भेजते हैं, ठीक है। तो बायलैटरल ट्रेड 121 बिलियन डॉलर का है भारत और वेस्ट एशिया के बीच में, और 50 बिलियन डॉलर के आसपास तक वो हमें रेमिटेंसेस भेजते हैं, ठीक है। और 9 मिलियन लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो जीसीसी के जो सप्लायर है अकाउंट फॉर 34% ऑफ आवर क्रूड इंपोर्ट। तो जितना हमारा इंपोर्ट होता है उसमें 34% हम जीसीसी से ही लेते हैं। तो इस तरीके की काफ़ी बढ़िया रिलेशन है। और वहाँ की जो सऊदी अरेबिया है वो भी अभी हमारे साथ आप कह सकते हो रिफाइनरी जो हम रत्नागिरी में बना रहे हैं, रिफाइनरी ऑयल ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, उसमें वो भी इन्वेस्ट कर रही है। और सऊदी अराम को वो 20% स्टेक ले रही है रिलायंस ऑयल ऑयल टू केमिकल बिजनेस में, ठीक है। तो 20% रिलायंस में शेयर ले रही है वो। तो इस तरीके से बायलैटरल रिलेशन बहुत अच्छे हैं वेस्टर्न एशिया की जो कंट्री है उसके और भारत के। तो रिलेशनशिप विद ईरान काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने वाला है अभी, क्योंकि देखिए देखिए ईरान और यूएसए की बनती नहीं है, और हमारी और ईरान की अच्छी है, क्योंकि हमने ईरान में भी चाबार पोर्ट बनाया है ताकि हम सेंट्रल एशिया में जा सकें। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की मदद से हम अफगानिस्तान और जो भी सेंट्रल एशिया वाले रीजन है वहाँ तक उसको क्रॉस करके वहाँ पे हम अपना ट्रेड बढ़ा सकें। लेकिन अभी ईरान और यूएसए की भी रीजन बायलेटरल रिलेशन अच्छे हैं नहीं, तो वो हमारे लिए एक अच्छा बात नहीं है, क्योंकि हम यूएसए की साइड जाएंगे तो ईरान नाराज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखने वाली बात होगी कि वो किस तरीके से आगे फ्यूचर में रहता है। और देखिए आगे बोला गया इंडिया हैज़ अचीव्ड इन्वॉल्वमेंट इन लोकल और रीजनल डिस्प्यूट, कि भारत ये सब डिस्प्यूट से दूर रहता है, और इंडिया का इंटरेस्ट है कि किस तरीके से यहाँ पर शांति बरकरार रहे, वही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमें काम करना है, ट्रेड करना है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, एक्सेस टू द रीजन मार्केट इन टर्म ऑफ ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मैन पावर, रिसोर्स। इंडियाज इंटरेस्ट वुड बी बेस्ट सर्व if the stability is ensured through cooperative security, since the alternative of the competitive security option cannot ensure durable peace, क्योंकि जो स्टेबिलिटी है उसकी कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी, शांति, कोऑपरेशन ये रहेगा तो बढ़िया है, और उसके अपोजिट अगर वॉर होगी तो किसी के लिए भी वो बेहतर है नहीं, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो एडिटोरियल वाले पेज है उसमें क्या बताई जा रही है। तो देखिए ये वाला आर्टिकल बात कर रहे हैं स्वाम्स के बारे में, लोकस्ट के बारे में, कि किस तरीके से जो लोकस्ट हैं जब वो इंडिविजुअली होते हैं तो वो इतने होशियार नहीं होते, लेकिन जब वो ग्रुप्स में आ जाते हैं तो इतने होशियार कैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है, जब वो ग्रुप्स में आ जाते हैं तो वो लोग एक दूसरे को सिग्नल देते हैं, जिससे सारे ही लोग आप कह सकते हो कि इंटेलिजेंटली बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर दूसरे भी स्पीशीज़ के एग्जाम्पल दिए गए हैं, बहुत सारे मछलियों की बात बताई गई है कि जब वो ग्रुप्स में आती हैं तो उनके ऊपर अगर कोई अटैक करने आता है तो वो स्मार्टली रिस्पॉन्ड करती हैं, और किस तरीके से बचना है सारे ही लोग ग्रुप में इकट्ठा होकर उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो भी काफ़ी इसी तरह बिहेव करती हैं। तो इन्हें स्वार्म इंटेलिजेंस कहा जाता है, ठीक है। स्वार्म इंटेलिजेंस कि जब ग्रुप में लोग आ जाते हैं तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अकेले। तो ये सारी स्पीशीज़ इस तरीके से काम करती है। तो इसको ये भी बोला गया है कि वी नीड compassionate thinking inclusive locust rather than swarm of political locust, ठीक है। तो हमें ये भी पॉलिटिकल
यहाँ पर आइडिया किस तरीके से होनी चाहिए उसकी यहाँ पे बात बताई जाती है कि बहुत बार क्या होता है कि सिंगल लीडर अगर कुछ बोल देता है तो जो पूरी उसकी फॉलोइंग्स होती हैं, जो उसके फॉलोअर होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं, और उसी अगर उसने हेट स्पीच फैलाई है और वो नफरत फैलाना चाहता है तो वो भी उसको फॉलो करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए था कि जो लोग हैं उनको खुद को इंडिविजुअली भी सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर चीज़ों को करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए अगर आज का कार्टून हम देखें तो देखिए ये डोनाल्ड ट्रम्प जी से रिलेटेड है, क्योंकि यूएसए में किस तरीके से चीज़ें बिगड़ी हुई हैं हम देख रहे हैं कि वहाँ पर अभी काफ़ी रेसिज्म फैला था, तो वहाँ पर अभी डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। तो ये कहते थे पहले कि जो अमेरिका फर्स्ट है कि अमेरिका ही डोमिनेट करना चाहिए, लेकिन अभी वहाँ पर बोला जा रहा है कि आई कांट ब्रीथ, क्योंकि जो जॉर्ज फ्लॉयड थे, ठीक है, जिनको उस पुलिसमैन ने अपने नीज से दबा के रखा था, उनकी हत्या हो गई थी, ठीक है, डेथ हो गई थी। उनके लास्ट वर्ड्स यही थे कि आई कांट ब्रीथ, और ये जो आप कह सकते हो हैशटैग बनकर वहाँ पर काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं एज ए प्रोटेस्ट। ठीक है। तो ये आज का कार्टून दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आज का हम डाटा पॉइंट देखें तो कुछ मार्जिनल गेन्स अभी देखने को मिले। अगर 2017-18 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो एम्प्लॉयमेंट बताया गया था कि तब 6.1% थी, वो 45 ईयर्स में सबसे ज़्यादा हायर थी। लेकिन अभी जो 2018-19 की रिपोर्ट आई है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी गिरी है। तो देखिए अगर कंपेयर करें तो अगर रूरल एरिया में पहले 5.3 था तो अब 5% अनएम्प्लॉयमेंट है, और अर्बन की बात करें तो पहले 7.8 था तो आज 7.7 है। ठीक है। तो टोटल अगर हम देखें तो पहले जहाँ 6.1 था आज 5.8 है। तो इस तरीके से दिखाया गया है। और जो पार्टिसिपेशन की बात बताई गई है कि पहले रूरल एरिया में 37% पार्टिसिपेट करते थे, तो अब 37.7% पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अर्बन एरिया में 36.8 से 36.9। ठीक है। अगर टोटल देखें तो 36.9 से 37.5। तो ये सारी बातें बताई जा रही हैं। अब देखिए स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ देखने को मिली? त्रिपुरा और बिहार वाले रीजन में। और यहाँ बताया जा रहा है पार्टिसिपेशन अक्रॉस दी स्टेट। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि LFPR यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है। यानी लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर है? ठीक है। तो अगर हम आंध्र प्रदेश को देखें तो आंध्र प्रदेश दोनों ही जगह आपको दिखेगा, यानी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है और पार्टिसिपेशन भी घटा है। ठीक है। तो ये एक आप कह सकते हो ये एक आंध्र प्रदेश काफ़ी बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए ये वाला आर्टिकल क्या बता रहा है। अभी हमने देखा था किस तरीके से केरला में वो एक एलिफेंट था जिसकी डेथ हो गई, जिसको पाइनएप्पल में बम भर के खिलाया गया था। ठीक है। तो बोला जा रहा था कि उसको उस पाइनएप्पल को रखा गया था एज ए ट्रैप कि हम एक वाइल्ड बोर को मार सकें। जो वाइल्ड बोर है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में है। ठीक है। वो इतने वल्नरेबल नहीं है। ठीक है। वो अबंडेंटली अवेलेबल है। तो यहाँ पर ऑथर का कहना ये है कि जो एक हाथी है जो कि आप कह सकते हो लिमिटेड है, वल्नरेबल है। ठीक है। देखिए ये आता है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आता है, और जो वो वाइल्ड बोर है वो लीस्ट कंसर्न, यानी उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी अबेंडेंटली अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है कि वो वाइल्ड बोर के नलिंग करके उनको कम कर सके, ताकि फार्मर्स को जो दिक्कत हो रही है, फार्मर्स ने वहाँ पर क्यों रखा था उसको, क्योंकि वो उनके क्रॉप्स खा जाता था। ठीक है। तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वाइल्ड बोर्स को नलिंग करे और वाइल्ड बोर्स के जो नंबर्स हैं वो कम करे, ताकि ऐसे ट्रैप्स ना लगा जा सकें और ऐसी जो हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है जैसे एलिफेंट है उनकी हत्या ना हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि इस तरीके के स्टेप्स लेने की काफ़ी आवश्यकता है। ठीक है। और ताकि जो फार्मर है उनको चिंता ना रहे, और उनको आप कह सकते हो सब्सिडीज़ भी देनी चाहिए। जो फार्मर हैं अगर आप उनको सब्सिडीज़ देंगे तो वो भी एक सेफ्टी उनके अंदर रहेगी कि हाँ कुछ फाइनेंशियल सेफ्टी है हमारे पास। तो बेटर प्रोटेक्ट देयर लैंड रादर देन वेट फॉर कंपनसेशन। ऐसा नहीं कि सब कुछ हो जाए, वो आके उनकी फसल खा जाए फिर आप कंपनसेशन के लिए वेट करते रहो। ठीक है। और फोर्स टू रिजॉर्ट टू दिस एक्सट्रीम की इतनी बुरी परिस्थितियाँ आने तक वेट करना पड़े, तो आपको पहले से ही सब्सिडी दे देना चाहिए उनको, तो वो भी थोड़े से रिलैक्स रहेंगे। तो ये था आज का एडिटोरियल। अगर न्यूज़ वाली पोर्शन देखें तो देखिए अभी बोला जा रहा है कि रीस्टोर अप्रैल की जो स्टेटस था उस पर आपको रिस्टोर करना है, कि जो अप्रैल में जैसी परिस्थिति थी आप वहाँ उस परिस्थिति में वहीं पर जाइए जहां आप अप्रैल में थे। ठीक है। तो ऐसी अभी LAC को लेकर बात की जा रही है कि आपने जितना इस तरफ मूव किया भारत की तरफ, लेकिन आप पहले जहाँ अप्रैल में थे वहाँ चले जाइए। ठीक है। तो बेहतर रहेगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या चाइना इस बात को मानेगा। तो देखिए अगर 5 मई 6 मई की बात करें तो इंडिया और चाइना ट्रूप के बीच में काफ़ी झगड़े होने लगे, दिक्कत होने लगी। ठीक है। तो जो पैंगोंग वाला इलाका है वहाँ को लेके, और 9 मई को क्लैशेस हो गए नाकुला जो सिक्किम वाला पोर्शन है वहाँ पर। फिर 14 मई को जो आर्मी चीफ है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि काफ़ी अग्रेसिव बिहेवियर चल रहा है वहाँ पर। और जो 18 मई को चाइनीज़ अक्यूज़ इंडिया
कि ट्रेसपास कर रहे हैं इंडिया, ऐसा चाइना ने अक्यूज़ किया भारत को। और वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है, फिर 21 मई को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि चाइनीज़ ट्रूप हिंडरिंग नॉर्मल पेट्रोलिंग, की जो फिंगर 4 और फिंगर 3 वाला रीजन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि यहाँ पर जो इलाके हैं उनको फिंगर्स में डिवाइड किया गया, जो तीसरा और चौथा फिंगर है वहाँ पर हमें पेट्रोलिंग करने नहीं दी जा रही थी। अब देखिए 27 मई को चाइना ने कहा है सिचुएशन स्टेबल और कंट्रोलेबल है। फिर जो 2 जून था, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रूप्स वहाँ पे प्रेजेंट है चाइना के। अब 5 मई को हमने देखा है किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है चाइनीज़ जो वहाँ के काउंटर पार्ट है, जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ, ठीक है। और मिलिट्री कमांडर टॉक किए हैं चाइनीज़ साइड वाले कमांडर के साथ, ठीक है, 6 जून को। तो इस तरीके से अभी सिचुएशन चल रही, देखने वाली बात होगी कि फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आता है। और देखिए एक और आप कह सकते हो काफ़ी दुखद घटना ये देखने को मिल रही है अभी कि लोगों के एडमिट करने के लिए भी बेड्स अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर्स कम पड़ रहे हैं, हेल्थ इंफ्रा कम पड़ रहे हैं। तो अभी दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि पहले जो दिल्ली के गौर हॉस्पिटल्स हैं, पहले उनमें दिल्ली के रहवासियों को ही वहाँ पर इलाज कराने की सुविधा होगी, और जो बाहर के लोग हैं उनको जो दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, ठीक है, उनमें इलाज करने मिल जाएगा, लेकिन पहला प्रेफरेंस दिल्ली के हॉस्पिटल में सिर्फ दिल्ली के रहने वालों को ही मिलेगा। तो देखिए ऐसी भी परिस्थिति आ गई कि लोगों को अब इलाज कराना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए उड़ीसा ने अभी प्लान किया है कि एक मेगा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको भी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ मिल सके, ठीक है। तो ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप है ताकि वहाँ के बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन मिल सके। देखिए अभी गुजरात ने पूरे रिलीजियस प्लेस को ओपन करने की बात की है, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ करेंगे, और जितने स्टार्टिंग में कम से कम लोगों को बुलाया जाएगा, और जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की उसको फॉलो करने की बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो छत्तीसगढ़ है उसने 37% ऑफ द ईयरली टारगेट पूरा कर लिया है जो मनरेगा का था 2 ही महीने में, ठीक है। तो अभी जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर काफ़ी मनरेगा के तहत काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। वो महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे ही ऐसा स्टेट है जो मनरेगा को इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म करके चल रहा है, ठीक है। देखिए सदर्न स्टेट की बात करें तो वहाँ पर भी हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। अगर तमिलनाडु देखें तो 31,000 केसेस पहुँच गए हैं, केरला में देखिए 1900 केसेस हैं, और तेलंगाना में 3,650 केस है, कर्नाटका में 5,400 केस हैं, और आंध्र प्रदेश में भी 4,500 के आसपास केसेस हैं। तो इस तरीके से केसेस अभी भारत में बढ़ रहे हैं। कल ही हमने देखा था कि भारत अभी 5वें स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब चल रही है। और देखिए जो वंदे भारत मिशन के तहत जो विदेशों में फंसे भारतीय हैं उनको भारत लाया जा रहा है, तो उनके लिए दिक्कत की बात अभी एक ये देखने को मिल रही है कि काफ़ी ज़्यादा महंगा किराया उनसे लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक अभी दिक्कत की बात देखने को मिल रही है कि काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है जो टिकट्स के दाम हैं उनमें। अब देखिए यहाँ पर एक इंटरव्यू आया है, तो इसमें बात की जा रही है कि जो चाइना का इंटरनल प्रेशर है और ड्राइविंग जी टफ स्टांस ऑन द बॉर्डर, ठीक है। तो वही मजबूर कर रहे हैं कि जो जी हैं उनको एक टफ मेजर्स लिया जाए जो बॉर्डर है उस पर, गिवन द डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन इनसाइड चाइना, कि चाइना के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, कैन द लीडरशिप अफोर्ड टू गो बैक टू द स्टेटस को, ठीक है। तो क्या लीडरशिप जो है जी जिनपिंग है वो वापस से स्टेटस क्वो पे जाएंगे, पहले की पोजीशन पे जाएंगे, पीछे हटेंगे, ठीक है। तो ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पर जो इंटरव्यू चल रहा है इसमें वही बोला गया है कि भारत और चाइना के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, लोग काफ़ी नाखुश हैं लीडरशिप से, और अगर इसमें जो चाइना है वो स्टेटस क्वो पे जाता है, पीछे हटता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा चाइनीज़ लीडरशिप को सेटबैक लगेगा। इसलिए काफ़ी अभी मुश्किल वाली परिस्थिति है, क्योंकि चाइना लोगों को वहाँ पर ऐसे ही लुभाता है, जब भी कुछ इंटरनल लोग परेशान होते हैं तो वो एक्सटर्नल प्रोपोगंडा लेके आ जाता है, और विदेशों में जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट लेके आ जाता है, और लोगों की सिंपैथी और आप कह सकते हो ओपिनियन गेन करने की कोशिश करता है कि सारे लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। और ये देखिए एक चीज़ ये दिखाई जा रही है कि जो चाइना है वहाँ की मीडिया ने जो चाइना की मिलिट्री है उसकी किस तरीके से स्ट्रेंथ है वो दिखाने की वहाँ पर कोशिश की है, वीडियोज़ वगैरह वहाँ पर चल रहे हैं कि चाइना की जो मिलिट्री पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है एलएसी वाले रीजन में, तो वो वहाँ पर मिलिट्री पावर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी नेपाल कह रहा है कि चाइना से मेडिकल टीम आएगी जो वहाँ पर कोविड की परिस्थिति को हैंडल करेगी, ठीक है। तो अभी चाइना काफ़ी नेपाल जो है वो काफ़ी चाइना की तरफ अपना रुझान रख रहा है, ठीक है। और भारत से दूरियां बढ़ रही हैं, तो भारत को इसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से चाइना से रिलेशन बेहतर ही रखे तो बढ़िया है, ठीक है। अब देखिए ये वाली बात बताई जा रही है कि किस तरीके से अभी हमने देखा यूएसए में कितनी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रही है, तो अभी वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, लोग अभी रेसिज्म के अगेंस्ट आके बोल रहे हैं। और जो ब्राज़ील है यहाँ पर देखिए ब्राज़ील ने जो नंबर्स हैं कोविड के उसको दिखाना भी बंद कर दिया है, और अभी जो अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो उसमें एक दिन पुराना डाटा मिल रहा है।
तो अभी ब्राज़ील में भी केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ब्राज़ील ने भी कहा था कि वो यूएसए की अगर यूएसए के ही नक्शे कदम पर चलते हुए डब्ल्यूएचओ से बाहर भी निकल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्राज़ील में सिचुएशन चल रही है और चाइना ने खुद को कहा है कि चाइना बिल्कुल कसूरवार नहीं है और चाइना ने बहुत पहले ही चीज़ों को सही तरीके से किया है कोविड को हैंडल करने के लिए, क्योंकि ये कह रहा है कि हमने सब कुछ टाइम पे किया था, हमारे तरफ से कोई डिले हुआ नहीं। और जबकि पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी ये कह रही है कि चाइना ने बहुत डिले किया है कोविड-19 की बात बताने में और चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करने में। और जापान है वो कह रहा है कि वो कंडेम नहीं करेगा चाइना को, जो हांगकांग वाला इशू है, जो हांगकांग में चाइना लॉ बना रहे हैं, न्यू सिक्योरिटी लॉ। तो यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारी कंट्रीज़ ने चाइना को कंडेम किया है, चाइना का क्रिटिसिज्म किया है, लेकिन जापान कह रहा है इसके ऊपर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए जो नेतन्याहू है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पर उन्होंने अभी एपोलॉजी की है कि माफ़ी मांगी है कि जो इसराइल की तरफ से एक फ़लस्तीनी युवक की हत्या हो गई। ठीक है, क्योंकि उनको शक था कि वो एक आप कह सकते हो कि मिलिटेंट है। ठीक है, ये टेररिस्ट है, तो इसके शक की वजह से उसकी हत्या हो गई। तो अभी इन्होंने माफ़ी मांगी है उसके लिए। अब देखिए एफबी कह रहा है कि जो एफबी के रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्टर पॉलिसीज़ होने चाहिए, नए पॉलिसीज़ लेके आने चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। और अभी हमने देखा था किस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाने की बात सामने आई थी। ठीक है, कि उनके मैसेजेस शो नहीं किए जा रहे थे और हमने ट्विटर पे भी देखा था कि उन्होंने जो मैसेज किया था, ट्वीट किया था, उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लग गई थी कि आपको परमिशन लेना, आपको पहला एक एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी होगी, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और आपकी सहमति होगी कि आपको मैसेज देखना है, फिर ही आप मैसेज देख सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें अभी ट्विटर एफबी की चल रही हैं। और देखिए श्रीलंका के यहाँ पर भी अभी लोकस्ट पहुँचने की संभावना है, तो वहाँ की जो ऑफिशियल्स है वो इसके ऊपर सोच रहे हैं कि किस तरीके से अगर ऐसा कुछ हुआ तो चीज़ों को सॉल्व करना है। और ये वाली बात बताई जा रही है कि जो जर्मनी से अभी यूएसए अपने ट्रूप्स निकाल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर बात बताई जा रही है कि जो क्योंकि जर्मनी जो है वो नाटो नाटो मेंबर है ना, तो नाटो के क्या होता है कि पूरी जितने भी नाटो मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट मिलता है एक दूसरे से। ठीक है, तो अभी जो यूएस है वहाँ से अपनी ट्रूप्स बाहर निकाल रहा है। और देखिए ये वाला अगर स्पोर्ट्स सेक्शन की बात करें तो अभी हमने देखा था जब से कोविड फैला है तब से स्पोर्ट्स में जो सलाइवा का यूज़ था उसके ऊपर बैन लगाने की बात की गई थी, तो तब से इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि इसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि सलाइवा यूज़ करने से बॉलर्स को काफ़ी मदद मिलती थी। उनको एक साथ एक साइड की बॉल को लाइटर और दूसरी साइड को हैवियर बनाने में हेल्प मिलती थी, जिससे उन्हें स्विंग मिलता था। ठीक है, तो अभी देखने वाली बात होगी कि इसका क्या अल्टरनेटिव लेके आते हैं, क्योंकि अभी जो बॉल बनाने वाली कंपनियां हैं वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ बॉल ही ऐसी बनाएंगे ताकि सलाइवा यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसी के साथ इतना ही था आज की इस वीडियो में। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे हम कल की वीडियो में, तब तक के लिए चलिए शुक्रिया।